अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। मेरा नाम तैयब है और आपको सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी एक आम घराने के नौजवान की तरह थी। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, फाइलों में खो जाना और शाम को थक कर घर आ जाना। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी कभी सीधी लाइन पर नहीं चलती। इसमें एक मोड़ आता है जब बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी बीवी तैयबा एक सादा और घरेलू खातून थी। हमारा रिश्ता मोहब्बत और एहतराम पर मबनी था, लेकिन शायद जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए था वो हमारी ज़िंदगी से गायब हो गया था। आज की कहानी मेरी ज़िंदगी के उस मोड़ के बारे में है जब एक फ़र्द हमारे घर आया जिसने चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदल दिया। वो मेरी खाला नसीम थी। इस दिन मैं ऑफ़िस से जल्दी आया था क्योंकि तैयबा ने मुझे सुबह ही बताया था कि इसकी खाला यानी मेरी खाला कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आ रही हैं। तैयबा बहुत खुश थी। वो सुबह से घर चमका रही थी। दरवाजे की घंटी बजी तो तैयबा बाहर भागी और मैं सोफ़े से उठकर खड़ा हुआ। दरवाजे पर नसीम खाला खड़ी थी। इनकी उम्र तकरीबन 42 साल होगी, लेकिन सच पूछें तो इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था। इसने सुर्ख रेशमी लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। इसके बाल खूबसूरती से जोड़े में बंधे हुए थे और इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस उम्र की ख्वातीन में कम ही मिलती है। इनकी शख्सियत से एक खास खुशबू फैल रही थी जो महंगे रेशम और चांदी का मरकब थी। अस्सलामुअलैकुम तैयब, क्या हाल है? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। इनकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो अक्सर खाला जान की आवाज़ों में पाई जाती है, लेकिन इनमें एक अजीब मिठास और नरमी थी। वालेकुम अस्सलाम खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने इनका बैग थामा और कहा, खुश आमदीद। जब मेरा हाथ इनके करीब से गुजरा तो मुझे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। वो दूसरी औरतों की तरह बढ़ना नहीं थी, लेकिन मैं इसकी जिस्मानी फिटनेस देखकर दंग रह गया। शाम की चाय का वक्त था। तैयबा किचन में समोसे बना रही थी और मैं और नसीम खाला ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे और वो सोफे पर खूबसूरती से बैठी कमरे की डेकोरेशन चेक कर रही थी। तैयबा कह रही थी कि आप ऑफिस के काम से बहुत थक कर आए हैं तो आप थोड़ा आराम कर लें। और खाला नसीम ने मेरी तरफ इतनी गहरी नज़रों से देखा। इनके मुझे देखने का अंदाज ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं पढ़ रही हो बल्कि मेरे अंदर छुपी हुई इंसानियत पढ़ रही हों। खाला ने मुझे बोला कि क्या तुम थक गई हो? मैंने कदरे हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा सा। वो मेरी तरफ थोड़ा झुकी। इनके गले में चांदी का लाकर चमक रहा था। देखो बेटा, जवानी फिर नहीं आती, सारी ज़िंदगी काम चलता रहेगा। अपना ख्याल रखना। तुमने खुद ही किया। तैयबा अभी खुद बची है। हो सकता है वो अपनी तफसीलात नहीं जानती, लेकिन मर्द को अपनी शख्सियत का ख्याल रखना चाहिए। इनकी बातों में एक अजीब सी नसीहत थी, एक कुर्बत थी जो मैंने तैयबा में कभी नहीं देखी थी। तैयबा हर वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। वो सब्जी की बातें करती थी, लेकिन नसीम खाला मुझसे बातें कर रही थी। खाने के लिए दस्तरखान बिछा हुआ था। तैयबा ने खाला की पसंद के पकवान बनाए थे। गुफ्तगू के दौरान नसीम खाला अपनी जवानी के किस्से सुनाने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह इनके ज़माने में लोग सादगी में भी प्यार तलाश करते थे। वो बातें करते हुए अपनी कलाइयों की चूड़ियाँ ठीक करने लगी और कभी अपने बालों को छेड़ने लगी। ये तमाम सरगर्मियाँ इस कदर दिलचस्प थीं कि मैं इनकी तरफ मुतवज्जह होने लगा। खाने के बाद तैयबा किचन की सफाई करने लगी। मैं टीवी देखने लग गया। नसीम खाला मेरे पास आकर बैठ गई। तैयब, तुम्हारे सर में दर्द था ना? वो बार बार माथे पर हाथ फेर रही थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा। मैंने बोला, जी हाँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। मैंने जवाब दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या बोल पाता, उन्होंने अपना नरम हाथ मेरे माथे पर रखा। ये बुखार नहीं है, ये सिर्फ थकावट है। मुझे इसकी थोड़ी सी मालिश करने दो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। नहीं खाला, रहने दें, आप मेहमान हैं, ये अच्छा नहीं लगता। वहाँ एक कहका गूंज उठा। मैं मेहमान कैसे बन सकती हूँ? मैं तुम्हारी खाला हूँ। और इनके हाथों की लमस में एक अजीब सा जादू था। वो ऐसा से मेरी कलाइयों की मालिश कर रही थी। इनके हाथों से आने वाली करीम की खुशबू मेरे हवास पर फैल गई। मैंने महसूस किया कि कमरे का दर्जा हरारत बढ़ गया है। तैयबा बावर्ची खाने से बाहर निकली तो नसीम खाला ने बड़ी महारत से हाथ हटाते हुए कहा, आयशा देखो, अपने शोहर का ख्याल रखो, इस गरीब पर काम का बोझ है। इस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा तो नसीम खाला का मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने सोचा, क्या ये मेरा वहम है? दरअसल इसके लहजे में एक अलामत थी। वो मेरी खाला थी। इस रिश्ते की हरबत मेरे दिल में थी, लेकिन इसकी शख्सियत की कशिश इस कदर मजबूत थी कि मैं एक अजीब उलझन में मुब्तला हो रहा था। दूसरी तरफ तैयबा सो रही थी। मैंने खिड़की से चांद को देखा और सोचा कि शायद आने वाले दिन इतने सादा ना हो जितने मैंने सोचे हैं। नसीम खाला की आमद ने घर के पुरसकून माहौल में ऐसी लहर दोहराई कि मुझे इसका रुख भी मालूम ना था। नसीम खाला को हमारे घर आए 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इन 4 दिनों में कोई घर का मंजर बदल चुका था। जहाँ पहले खामोशी और सुकून थी, वहाँ अब एक अजीब सी चमक और खुशबू
खुशी का साया था। तैयबा खाला के साथ वक्त गुजार कर बहुत खुश थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि खाला की दिलकश बातें और इसके सहर अंगेज अंदाज ने मेरे हवास पर असर किया है। कहानी का असल मोड़ 5वें दिन की सुबह आया। तैयबा को इसकी पुरानी सहेली का फ़ोन आया, जिसकी शादी शहर से चंद मील दूर एक हाल में हो रही थी। तैयबा जाना चाहती थी, मगर कश्मकश में थी कि खाला घर पर अकेली रहें और तैयब का ख्याल कौन रखेगा। नसीम खाला ने बड़े प्यार से तैयबा को हाथ हिलाते हुए कहा, तैयबा मेरी बेटी, तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ हूँ, मैं तैयब का ख्याल रख लूँगी। आखिर वो मेरा भी भतीजा है, वो मेरे लिए अजनबी नहीं है। इनकी बातों में ऐसी लर्जिश और गहराई थी कि मैंने एक लम्हे के लिए इनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरी आंखों का जवाब ऐसी मुस्कुराहट के साथ दिया जो सिर्फ वही समझ सकती थी। तैयबा चली गई और अब मैं घर में अकेला था और मेरी खाला नसीम भी। दोपहर का वक्त था, बाहर सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था, लेकिन घर के अंदर कूलर की ठंडक ने माहौल को खुशगवार बना दिया था। मैं अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बोला, आओ तैयबा। मेरा मतलब था अपनी बीवी को अंदर आने देने का। दरवाज़ा खुला और नसीम खाला अंदर आए। उन्होंने हल्के नीले रंग का शिफॉन सूट पहना हुआ था, जो इनके मेले रंग के मुताबिक था। इनके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, शायद उन्होंने अभी गुस्ल किया था। तैयब बेटा, काम बाद में करना, यहाँ आओ। मेरी कमर में जिप है और मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा, उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा। तो मेरा हाथ टाइप करना छोड़ गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उठकर इनके पीछे खड़ा हो गया। इनकी गर्दन से उड़ती हल्की हल्की खुशबू और इनकी कमर की नरमी ने मेरे जहन में तूफान खड़ा कर दिया था। जब मैंने अपने कांपते हाथों से जिप को ठीक किया तो मेरा हाथ इनको छू गया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत होशियार हो। उन्होंने मुड़कर मेरी आंखों में देखा। इनकी आंखों में शर्मो हया के बजाय खुशी की अजीब सी चमक थी। शाम के वक्त आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। नसीम खाला ने किचन संभाल लिया था। थोड़ी देर बाद वो ट्रे लेकर बालकनी में आ गई, जहाँ मैं बारिश का मज़ा ले रहा था। ट्रे में गर्म चाय और समोसे थे, लेकिन इनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। ये बारिश की खुशी में है, उन्होंने सोफे पर मेरे करीब बैठकर कहा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मौसम वाकई बहुत खूबसूरत है। बारिश थम गई तो मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उन्होंने बारिश की बूंदों को देखा और फिर आहिस्ता से बोली, तुम जानते हो तैयब, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद था। तुम्हारे चचा बहुत संजीदा इंसान थे, वो मेरी ख्वाहिशात को कभी नहीं समझ सके थे। औरत को सिर्फ खाने और कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, इसे थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी शरारत और एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो इसके दिल की धड़कन को समझ सके। इनके कहने में एक उदासी भी थी और बेबसी भी। उन्होंने अपना हाथ सोफे के हैंडल पर रखा, जो मेरे हाथ के बिल्कुल करीब था। तुम की तैयबा बहुत खुशकिस्मत है कि उसको तुम जैसा नौजवान और पुरजोश साथी मिला है। काश हर एक का ऐसा शौहर हो। रात के खाने के बाद बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की और नसीम खाला के कमरे में गया कि वो ठीक है या नहीं। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। अंधेरे में इनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। तैयब, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, उन्होंने डरी आवाज़ में कहा। मैं इनके पास गया और इनका हाथ पकड़कर उनको तसल्ली देने लगा। इनके हाथ बहुत नरम और गर्म थे। मैंने कहा, फ़िक्र ना करें, मैं हाजिर हूँ। अंधेरे में हम एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। उन्होंने मेरे कंधे पर सर रखा। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तैयब, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों बाद अपनी हिफाजत करने में कामयाब हुई हूँ। इस लम्हे रिश्ते की सरहदें धुंधली होने लगीं। मैं जानता था कि ये गलत था, लेकिन इनका वजूद और इनके अल्फाज मुझे किसी और दुनिया में ले जा रहे थे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि लाइट आ गई। वो फ़ौरन मुझसे अलग हुई और शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, जाओ, जाकर सो जाओ, वरना मैं अपना ख्याल नहीं रख पाऊंगी। मैं अपने कमरे में वापस आया, लेकिन नसीम खाला ने मेरे अंदर आग जला दी थी, जैसे जिसे बुझाना अब मुश्किल था। और सुबह घर में ऐसी खामोशी थी जो मुझे बड़े तूफान से पहले की याद दिला रही थी। रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि नसीम खाला के अल्फाज, जाओ, जाकर सो जाओ, वरना मैं अपना ख्याल नहीं रख पाऊंगी, कानों में गूंज रहे थे। इनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी जो किसी भी आदमी के होश उड़ा सकती थी। सुबह जब मैं किचन में गया तो देखा कि नसीम खाला पहले से मौजूद थी। इस दिन उन्होंने एक सादा लेकिन सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, जो इनके जिस्म को ज़ाहिर कर रहा था। वो पराठे बना रही थी और इनके माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे चमक रहे थे। आओ तैयब, तुमकी पसंदीदा गोभी के पराठे हैं, तैयार किए हैं। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उन्होंने ऐसी नज़र डाली जिससे मेरा जिस्म कँपा गया। हम दोनों एक दूसरे के सामने मेज़ पर बैठे थे। मुझे लगा कि वो बार बार मेरी तरफ देख रही हैं, और जब इनकी नज़रें मुझसे मिली तो मैंने इन आंखें नीची कर लीं, जैसे कोई नौजवान लड़की शर्मा रही हो। तैयब, तुम क्या सोच रहे हो? उन्होंने अचानक पूछा। जब मैंने इनकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ चल रहा है। मैंने नज़र उठाकर कहा, कुछ नहीं खाला, बस कुछ दफ्तरी मामलात हैं। वो उठकर मेरे पास आई, मेरे पीछे खड़ी हो गई और मेरे कंधों को हाथ से
दबाने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोलना सीख चुके हो और तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। क्या तुम मुझसे डरते हो? इनके हाथ रेशम जैसे इतने गर्म थे कि मैंने आंखें बंद कर ली। मैं डरता नहीं हूँ, बस इतना है कि ये सब अचानक हो रहा है। दोपहर को जब मैं हॉल में बैठा था तो अचानक मुझे किचन से चीख की आवाज़ आई। मैं वहाँ भागा और देखा कि नसीम खाला फर्श पर पाँव पकड़े बैठी हैं। क्या हुआ खाला? मैंने एक परेशान होकर पूछा। मुझे नहीं मालूम तैयब, शायद इनका पाँव फिसल गया था और इनका टखना मुड़ गया था। वो बहुत तकलीफ़ में थी, उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा, लेकिन इनकी आंखों में शरारत अब भी थी। मैंने इनको सहारा दिया और उठा कर सोफे पर ले आया। इनका पाँव सुर्ख हो रहा था। मैं एक आइस पैक लाया और इनके पैरों की मालिश करने लगा। जैसे ही मेरे हाथ इनके पैरों को छुए, उन्होंने एक गहरा सांस लिया और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हाथ तैयब आधी बंद आंखों के साथ मेरी तरफ देख रही थी। मैंने महसूस किया कि इस वक्त हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं था। वो मेरी खाला थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक औरत थी जिससे मेरे करीब होने का कह रही थी। जैसे ही मैंने इनका पाँव अपनी गोद में रखा, वो दूसरा हाथ मेरे बालों में फेरने लगी। तुम बहुत अच्छे हो तैयब, तैयबा तुम के लायक नहीं है। वो तुमको सिर्फ एक शोहर के तौर पर सोचती है, लेकिन मैं तुमको एक मर्द के तौर पर देखती हूँ। इनकी आवाज़ में अब एक खलल था। इत्तेफाक से शाम को फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश के पानी का सहन में शोर था। नसीम खाला बिल्कुल ठीक लग रही थी। शायद वो ज़ख्म मुझे करीब लाने का बहाना था। हम लाइब्रेरी के कमरे में बैठे थे। यहाँ पुराने सोफे और दरमियानी रोशनी थी। उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम पर एक पुराना मोहब्बत का गाना लगाया। तैयब, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं। उन्होंने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठी, इतनी करीब कि इनकी सांसें मेरे कंधों को महसूस कर रही थीं। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारे दरमियान एक रस्सी है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही है? मैंने इनकी तरफ देखा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने इनका हाथ थामा और कहा, खाला, ये रिश्ता। इसने मेरे होठों पर उंगली रख दी। रात की तारीकी और बारिश की खुशबू ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमने इन चीज़ों के बारे में बात की जिनके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की थी। ये वो रात थी जहाँ एहतराम और जज्बात की लकीरें बहुत पतली थीं। आधी रात को जब मैं अपने कमरे में आया तो दरवाजे पर दस्तक ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नसीम खाला खड़ी थी। इनके बाल बिखरे हुए थे। वो नाइट सूट में बहुत दिलकश लग रही थी। तैयब, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं यहाँ कुछ देर तुमके साथ बैठ सकती हूँ? मैंने इनकी जगह दी। वो आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में 0 वाट का बल्ब था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। देखो, मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है। ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है तैयब। इस लम्हे मैं सब कुछ भूल गया था। यह एहसास ऐसा था कि हम दोनों जानते थे कि तैयबा इसके बाद वापस आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए ये रात सिर्फ हमारी थी। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता सुबह की सफ़ेदी में ढल रही थी। कमरे में एक खास खुशबू थी और एक खामोश गुफ्तगू जिसने पिछले चंद घंटों में ज़िंदगी के मायने बदल कर रख दिए थे। नसीम खाला मेरे कंधे पर गहरी सोच में गुम थी। जैसे ही परिंदे चहचहाने लगे, उन्होंने एक गहरा सांस लिया और मुझसे अलग होकर अपने बिखरे बालों को ठीक किया। तैयब, उन्होंने मुझे बहुत धीमे मगर पूरे तमाल लहजे में बुलाया। तैयबा थोड़ी देर बाद आएगी और तैयबा जो कि मेरी बांजी है, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। हम बाहर की दुनिया के लिए हाजिर होंगे। इस कमरे की दीवारों ने जो कुछ पहले देखा और सुना वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे ज़मीर का मुकद्दस खजाना होगा। मैंने इनकी आंखों में देखा, वहाँ कोई पेशमानी नहीं थी बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। मैं इनका हाथ पकड़ा और कहा, नसीम खाला, मैं इस खजाने की हिफाजत अपनी जान से करूँगा। तुमने मुझे वो एहसास दिलाया जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वो मुस्कुराहटें, वही दिलकश बातें। अब जाओ और थोड़ा ताज़ा हो जाओ। तैयबा के आने का वक्त हो गया है। दोपहर को गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। तैयबा वापस आ गई। वो बहुत खुश थी और बहुत से तोहफ़े लेकर आई थी। अंदर आते ही वो खाला को अपने पास ले गई। खाला, क्या तैयब ने आपको परेशान तो नहीं किया? तैयबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नसीम खाला ने मेरी तरफ संजीदा नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं तैयबा, तैयब ने मेरा बहुत ख्याल रखा। सच्ची बात यह है कि मैं नहीं जानती थी कि मेरा भांजा इतना मेहरबान और समझदार है। तैयबा ने मेरी तरफ देखा और फ़ख्र से मुस्कुरा दी। वो नहीं जानती थी कि मैंने इसकी गैर मौजूदगी में इसकी देखभाल करने की कितनी तारीफ़ की थी। इस दिन खाने की मेज़ पर माहौल पहले जैसा नहीं था, लेकिन मेरे और नसीम खाला के दरमियान एक खामोश गुफ्तगू थी जो सिर्फ आंखों से हो रही थी। नसीम खाला की रुखसती का दिन आ गया। इनका सामान गाड़ी में रखा हुआ था। तैयबा किचन में खाना लेने चली गई। मैं और नसीम खाला बाहर अकेले खड़े थे।
वो मेरे करीब आई और मेरा कॉलर ठीक किया और बोला कि अपना ख्याल रखना तैयब, और हाँ तैयबा को कभी ये एहसास ना होने देना कि तुम मैं और इसमें फ़र्क है। इससे पहले से ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि अब तुम भी मेरा एक टुकड़ा है, तुम में भी मेरा एक टुकड़ा है। और मैंने खाला से कहा कि आप कब वापस आएंगी। मैंने बेचैनी से पूछा। गाड़ी में बैठते हुए कहने लगी, जब भी महसूस हो के ज़िंदगी बोझ बनती जा रही है मुझे याद करना, मैं किसी बहाने आऊँगी। आखिर मैं तैयबा की खाला हूँ, मेरा आना जाना जारी रहेगा। गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन इनकी खुशबू अभी तक बाहर मौजूद थी। तैयबा मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, आप खुश हो ना कि तैयब। मैंने तैयबा को करीब किया और दौड़ जाते हुए रास्ते को देखते हुए कहा, हाँ तैयबा, तुम्हारी खाला ने मुझे जीना सिखाया है, वो वाकई बहुत मुनफरिद है। आज मैं ये बारिश होती है, ये कहीं से चांदनी की महक आती है तो मेरा दिमाग रात के जादू में खो जाता है। हमने किसी से कुछ नहीं लिया, हमने किसी का दिल भी नहीं तोड़ा, तन्हाई की राहों ने एक दूसरे को चंद लम्हों का सहारा दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ एक एहसास है जो हमेशा मेरे दिल की किसी कोने में ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, ये आज की कहानी का अख्ताम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद दिलकश कहानियों के लिए मेरे बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।